नमस्कार, मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। बड़ी धूम है पारस मणि की। ऐसे पारस मणि जहां हाथ लगा दें वहां सोना हो जाए। हाँ, हिंदुस्तान के पारस मणि गौतम अडानी साहब। उनको पारस मणि बनाने वालों की तो आपने चर्चा सुनी होगी, लेकिन आज हम गौतम अडानी की बात करेंगे। आज हम ये पता करेंगे कि गौतम अडानी की कितनी दौलत है। आज हम ये भी पता करेंगे कि गौतम अडानी फर्श से अर्श तक कैसे पहुँचे, वो कौन से फैक्टर्स थे और कब कब कैसे कैसे उन्होंने तरक्की की। और तीसरी चीज़ कि आज अगर अडानी साहब धड़ाम से गिरते हैं, हालांकि इस बारे में जब भी कुछ बोलिए तो रोकने वाले बहुत सारे पैदा हो जाते हैं, तो इस मुल्क का क्या होगा। ये तीनों फैक्टर और किस तरह से इस देश की बेशुमार दौलत अडानी जी की किस्मत के साथ जुड़ी है, ये भी आपको पता चलेगा। कहीं मत जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद बातचीत आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार, मैं हूँ गिरिजेश वशिष्ठ। कि सरकार अगर चाहे तो कल 30 से 35 रुपये पेट्रोल का दाम कम हो सकता है। जुड़े हैं, कम लोग जुड़े हैं, क्या होगा। कई बार हम अपने दिमाग के जो सवाल हैं ना, उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। बेहद दर्दनाक, बेहद शर्मनाक और दिल दहलाने वाली दास्तान है। जो गरीब आदमी है उसके लिए रेल में यात्रा करना करीब करीब नामुमकिन हो जाएगा। नमस्कार, जय। अब जो खबर आई है, ताज़ा खबर, उस खबर के मुताबिक पैसे कमाने के मामले में अडानी साहब ने सबको पीछे छोड़ दिया है। दुनिया के टॉप लीडर जो हैं, जेफ बेजोस को, जो अमेज़न के मालिक हैं, एलन मस्क, पैसा कूटने के शहंशाह, जिन्होंने सारी की सारी ऑटोमोबाइल कंपनियों को पीछे छोड़कर नंबर 1 पे टेस्ला को पहुंचा दिया, वो एलन मस्क जो आसमान से सैटेलाइट से इंटरनेट का नेटवर्क लाने वाले हैं, जिनकी नई नई तरह की तकनीक और इनोवेशंस की दुनिया चर्चा करती है, वो एलन मस्क, उनको भी अडानी साहब ने पीछे छोड़ दिया है। इसके अलावा अंबानी, जो हिंदुस्तान में बहुत बड़े बिजनेसमैन माने जाते हैं, उनको भी अडानी साहब ने पीछे छोड़ दिया है। 16.2 अरब डॉलर, 16.2 अरब डॉलर रुपए 2021 में, अभी 21 चल रहा है, कमा चुके हैं अडानी साहब। अंबानी साहब ने इसका भी आधा, यानी 8.1 अरब डॉलर जो है उसकी ही कमाई की है। ये ताज़ा आंकड़े आए हैं। जब ये ऐसी बड़ी सक्सेस स्टोरी आती है, इस तरह की कहानियाँ आती हैं, तो कुछ सवाल आपके मन में ज़रूर आता होगा कि भैया इतना बड़ा आदमी कहाँ से बन गया, क्या बन गया, कहाँ जन्म हुआ, कौन सी शिक्षा ली, कौन सा चमत्कार किए, कैसे बढ़े, ताकि हम भी कुछ सपना देख सकें इस हिंदुस्तान में आगे बढ़ने का। हर आदमी सक्सेस स्टोरीज़ जो होती हैं, सफलता की कहानी, उनको जानना चाहता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं उनकी काबिलियत के बारे में। तो जो सबसे बड़ी एक चीज़ कि बीकॉम की पढ़ाई बीच में छोड़ दिए थे। बीकॉम की पढ़ाई कर रहे थे, बीच में पढ़ाई छोड़ छाड़ के अहमदाबाद में गुजरात यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते थे, वो मुंबई में आ गए और जो हीरे होते हैं उनकी सॉर्टिंग, यानी हीरे छांटने का काम करने लगे। ये वाला तगड़ा वाला, महंगा वाला, ये सस्ता वाला, ये काम करने लग गए। और उस काम को करते करते फिर उन्होंने अपने भाई की प्लास्टिक का जो कारोबार था उसको ज्वाइन कर लिया, क्योंकि वो सॉर्टिंग वाले कारोबार में उनको जमा नहीं, तो उसके बाद में वो भाई के साथ में काम करने लग गए। और वहाँ पे प्लास्टिक का जो कारोबार था भाई का, उसमें नौकरी की, मज़ा फिर भी नहीं आया, अहमदाबाद वापस लौट गए। सक्सेस स्टोरी अहमदाबाद से शुरू होती है और उसके भी बाद से शुरू होती है जब देश के हालात बदले। तो अहमदाबाद में पीवीसी जो होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, एक तरह का प्लास्टिक होता है और उससे कई तरह के दूसरे प्लास्टिक्स भी बनाने में मदद मिलती है। वो इस एक पॉलीमर है, एक बहुलक है जिसको हिंदी में कहते हैं, उसका उन्होंने कारोबार किया और उन्होंने बाहर से पॉलीमर मंगाना शुरू किया। अंबानी साहब और अडानी साहब दोनों की स्टोरी में एक चीज़ मिलती है। उन्होंने भी पॉलीमर विदेश से मंगाना शुरू किया था। किसने? बड़े वाले अंबानी साहब ने, धीरूभाई अंबानी ने पॉलिएस्टर मंगाना शुरू किया था। पॉलिएस्टर पर उनका एकाधिकार था, उनके कपड़े पॉलिएस्टर के बिकते थे और वो छा गए, क्योंकि दूसरा कोई ला नहीं सकता था। और अचानक एक नई चीज़ आई थी, उस वक्त टेरालीन होती थी, नायलॉन होता था, लेकिन उस सबको आगे हरा के पॉलिएस्टर आगे निकल गया था। विमल शूटिंग के पॉलिएस्टर आपको याद होगा। और आज तक बॉलीवुड से लेके बहुत सारी जगहों पे पॉलिएस्टर में
रिलायंस की अपनी एक पकड़ है जिसने रिलायंस को बहुत बड़ा खड़ा किया। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पीवीसी जो है अडानी साहब, उन्होंने उसको इंपोर्ट करने का कारोबार शुरू किया और उसके बाद से उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। एक आदमी कॉमर्स की पढ़ाई छोड़ के जवेरी बाज़ार में मुंबई के एक ब्रोकरेज फर्म में आया हो और वहाँ हीरे की सॉर्टिंग का काम करता हो, वो आदमी जो है एक बड़ा उद्योगपति बन चुका था। और ये कहानी शुरू हुई तब जब हिंदुस्तान में 91 में रिफॉर्म्स आए। रिफॉर्म्स कैसे रिफॉर्म्स? जो बदलाव आए, आर्थिक नीति आई, बाज़ार के लिए खोल दिया गया, पूरी दुनिया से कारोबार करो जाओ, ये बहुत सारी खुली अर्थव्यवस्था जिसके कारण बहुत सारे नए कारोबारी खड़े हुए, बहुत सारे कारोबार खड़े हुए। उसका खाद पानी सबसे पहले अडानी जी को लगा। ये अडानी जी की छोटी मोटी एक सक्सेस स्टोरी है। उसके बाद उन्होंने पावर सेक्टर में काम किया और आज की तारीख में थर्मल पावर के शहंशाह हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बिजली भाप से वही बनाते हैं, सबसे ज़्यादा प्रदूषक बिजली भी वही मानी जाती है, वही बनाते हैं। और कभी इस पर्यावरण की बात करते समय थर्मल पावर के हटने की आप सोच भी नहीं सकते हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर थर्मल पावर हटती है तो बहुत कुछ दूसरी चीज़ें होंगी। इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग के मामले में जब ट्रंप साहब जब पीछे हटे तो बड़ी खुशियां मनाई थी बहुत सारे लोगों ने, सब आपकी जानकारी में है। अब मैं आपको बताता हूं कि अडानी साहब अगर हिलते हैं तो देश कैसे हिल जाएगा। सुब्रमण्यम स्वामी के पास चलते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी की बात करते हैं, आपको याद दिलाते हैं कि अडानी के बारे में सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या कहा था। एक चीज़ और बता दूं कि अडानी साहब की दौलत का जो आंकड़ा दुनिया भर से आता है, स्टॉक मार्केट कारोबार बहुत सारे एनालिसिस से आता है, लेकिन उनके कर्ज का आंकड़ा आपको ऑथेंटिक आंकड़ा अगर आप मांगेंगे तो नहीं मिलेगा। क्योंकि कुछ लोगों ने आरटीआई डाला था और कहा था भाई साहब ये तो बता दीजिए कि अडानी जी को आपने कितना कर्जा देश भर के बैंकों का उनके पास है, और ये भी कि वो कितना पैसा उनका एनपीए वगैरह माफ़ कर रहे हो आप। तो कहा कि साहब बैंकों में उनका कितना कर्जा ये हम बता ही नहीं सकते क्योंकि ये निजी जानकारी, ऐसा कह के आरटीआई को टर्न डाउन कर दिया गया। इस देश में आरटीआई को टर्न डाउन एक बार एक मार्कशीट के लिए भी किया गया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी की एंटायर पॉलिटिकल साइंस की। उस पर भी ये बहस हुई थी कि भैया उस वक्त तो अखबार में रिजल्ट छपता था, कौन पास हुआ कौन फेल हुआ, आप कह रहे हो पर्सनल जानकारी। खैर आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि अडानी साहब के हिलने से देश कैसे हिलेगा। गौतम अडानी पर अडानी साहब के बारे में एक चीज़ आपको और बताऊं, ये बड़े इनकी ज़िंदगी बड़ी हादसों से भरी हुई है, बड़े हैपनिंग इंसान है। जब 2008 में मुंबई में जब आतंकवादी घुस गए थे ताज होटल में, तो अडानी साहब भी उसके अंदर थे, सुरक्षित निकल आए। एक बार उनको किडनैप भी किया जा चुका है, इनको किडनैप कर लिया गया था और छूट के आ गए वहाँ से भी, क्योंकि ये हर जगह से काम कैसे बचना इस कला में माहिर हैं। अब आते हैं कि मोदी सरकार के साथ अडानी जी की साठ-गांठ के जो मसले हैं, जो लगातार सोशल मीडिया वायरल होते रहते हैं, वो मसले ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें कोई भी सोशल मीडिया कुछ वायरल करता है, लेकिन एक ठोस रूप में जो सामने आए थे वो सुब्रमण्यम स्वामी लेके आए थे। सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल उठाया कि गौतम अडानी के ऊपर बहुत सारा कर्जा है, 4.5 लाख करोड़ रुपए, 4.5 लाख करोड़ रुपए गौतम अडानी के ऊपर एनपीए है। एनपीए मतलब डूबत खाता कह लें, या ऐसा पैसा जिसके वापस आने की बैंक को उम्मीद कम हो, इतना पैसा उनके ऊपर है एनपीए। और ये वो उद्योगपति हैं जिनकी दौलत जिनकी हर साल डबल हो जाती है। तो भैया बैंक का कैसा पैसा क्यों नहीं चुकाते हो, क्या वजह है? उन्होंने मोदी सरकार पे भी निशाना साधा था कि भाई इनसे क्यों नहीं पैसे वापस लेते हो। एक तरफ आपका पैसा डूबत खाते में पड़ा हुआ है, आप चुका नहीं पा रहे हो, आपकी बेशुमार दौलत बढ़ रही है। हमने ये एपिसोड शुरू किया तो उस दौलत बढ़ने से ही शुरू किया था। 2018 में भी सुब्रमण्यम स्वामी ने पहले भी इन पे हमला किया। उन्होंने उस वक़्त भी कहा कि ये इनके ऊपर बहुत सारे एनपीए हैं और 72,000 करोड़ एनपीए बकाया हैं, उस वक़्त भी थे 3 साल पहले 18 में, तब भी पैसा नहीं चुका रहे थे और वो पैसा बनाए जा रहे हैं, चुकाए जा रहे हैं। ये तक तो एक मोटी मोटी चीज़ है भाई कि चलो ठीक है, कमा रहे हैं, पैसा कहाँ भाग रहा है, इतने पैसे वाला आदमी है, उनके पास इतने पैसे हैं तो चुका ही देंगे, उनके लिए तो छोटी सी बात है। लेकिन अडानी के लिए पैसे चुकाना क्या छोटी सी बात है? नंबर 1,
अडानी के हिलते ही मैंने कहा देश कैसे हिल जाएगा, ये जानना है तो ये जो आंकड़ा है नया वाला, इसको जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। एक इन्वेस्टिगेशन पे स्क्रॉल के जहाँ से आपको एक्चुअल पता लगेगा, सचमुच पता लगेगा कि अडानी साहब जो है वो कैसे इस देश को हिलाने की स्थिति में हैं। स्क्रॉल ने 2014 से 19 के बीच अडानी साहब के कारोबार पे एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट छापी थी। उसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा अधिकारी था एक बैंक का, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का, उसका स्टिंग ऑपरेशन किया था और उसके हवाले से जानकारी उन्होंने दी थी, जिसने लिखा था कि कितना भी कर्जा हो जाए अडानी को कर्जे की कमी नहीं होती, उसको दनादन मिलता जाता है। एक रेशियो होता है जिससे ये पता करते हैं कि इक्विटी और कर्ज का अनुपात कितना हो चाहिए। तो कंपनी के पास में अपनी इक्विटी कितनी है और कर्ज का अनुपात कितना होना चाहिए। तो 1:3 या 1:4 का अनुपात अधिकांश कंपनियों का होता है, मतलब उनका 1 रुपये है तो 3 या 4 रुपये का कर्ज मिल जाएगा। लेकिन अडानी साहब के पास 1 और 107, मतलब जो पैसा उनके पास है उससे 107 गुना लोन उनके ऊपर है। मतलब उनको आप पकड़ भी लोगे तो 1 रुपया वसूल होगा। 107 रुपये कर्जा है, 1 रुपया वसूल होगा। और इतना ही नहीं, उस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में ये भी पता चला था कि ये इनकी कंपनियां आपस में एक दूसरे को खुद पैसे देती रहती हैं, लेती रहती हैं। बैंक टापता रहता है, उसके ना पैसे चुकाए जा रहे हैं, उसका कुछ नहीं हो रहा है। खैर, ये सारी चीज़ मैंने आपको इसलिए बताई है कि एक हिंदुस्तान के उद्योगपति का इस देश के लिए महत्व क्या है। वो इस देश के, हमारे आपके बैंकों में रखे हुए पैसे से कारोबार करता है। घाटा होता है तो बैंक डूबती है, मुनाफा होता है तो उसका होता है। वो कारोबार बढ़ाता चला जाता है, बैंकों से कर्ज लेता चला जाता है। और हमारे ही पैसे से कारोबार करने वाला वो आदमी इतना अहम हो जाता है कि जिस दिन वो आदमी हिलेगा ये देश हिल जाएगा। मतलब देश का पैसा, देश से ही वो बड़े हुए, देश का ही पैसा उन्होंने कर्जा बन के चुका हुआ, और वो कर्जा उनकी सुरक्षा की गारंटी है। उसके ऊपर इतना पैसा है कि भैया ये कहीं इधर उधर हो गए तो देश ही डूब जाएगा। एपिसोड कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इस बारे में दूसरे लोगों को भी जागरूक करिएगा। देश लगातार पूंजीवाद की ओर बढ़ रहा है, हर चीज़ का निजीकरण हो रहा है, सब कुछ प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है। तो ये भी पता चलना चाहिए कि प्राइवेट हाथों में देने का मतलब क्या है। कहीं हम एक अजब तरह की गुलामी की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं, जो इलेक्टेड गुलामी है, जिसमें चलनी सारी की सारी उन मुट्ठीभर लोगों की है जिनके ऊपर इस तरह 107 गुना कर्जा है, और जिनका देश है वो अभिशप्त हैं। उनकी बातों को सहने के लिए सरकार की पॉलिसीज़ जो हैं वो सब उन्हीं के ध्यान में बढ़ती हैं। इसलिए हम अपने देश के उद्योगपतियों को और पूरी दुनिया के पूंजीपतियों के चरित्र को जानें, इसलिए एपिसोड बनाया है। नमस्कार, जय हिंद।